जब तुम जावास्क्रिप्ट में कोई वेरिएबल क्रिएट करते हो, तुम्हें फ़र्क नहीं पड़ता उसका टाइप क्या है और उसका साइज़ क्या है। लेकिन जैसे ही टाइपस्क्रिप्ट मैदान में आती है, वो सभी न्यूमेरिक वेरिएबल्स को नंबर का मखौटा पहना देती है, सभी स्ट्रिंग्स को स्ट्रिंग का। लेकिन साइज़ यहाँ पर भी रह गया। लेकिन जो लो लेवल लैंग्वेजेस हैं, जैसे कि सी लैंग्वेज हो गई या रस्ट लैंग्वेज हो गई, उनमें हम वेरिएबल क्रिएट ही नहीं कर सकते विदाउट स्पेसिफाइंग देयर टाइप एंड साइज़। देखो टाइपस्क्रिप्ट में क्या है, सभी न्यूमेरिक वेरिएबल्स चाहे वो इंटीजर हो या फ्लोट हो, सभी को हम नंबर एज ए नंबर डिक्लेयर कर देते हैं, राइट। लेकिन जो लो लेवल लैंग्वेजेस हैं उनमें इंटीजर्स एंड फ्लोट तो है ही, लेकिन उनके भी अलग अलग टाइप हैं बेस्ड ऑन देयर साइज। हेलो एवरीवन, मेरा नाम शुभम है और आप देख रहे हैं कर्नल स्पेस। मैंने देखा है आजकल जो स्टूडेंट्स हैं वो डायरेक्टली जावास्क्रिप्ट या पाइथन सीख रहे हैं, जिससे वो फ्रंट एंड डेव या पाइथन डेव तो बन जाते हैं, लेकिन जो सिस्टम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के लो लेवल कंसेप्ट्स हैं वो उनको मिस कर रहे हैं। तो अभी आगे आने वाली वीडियोस में हम लो लेवल कंसेप्ट सीखने वाले हैं, जैसे कि स्टैक हो गया, हीप हो गया, पॉइंटर्स, कंकरेंसी, पैरेललिज्म एंड ऑल। और इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं फिक्स्ड साइज टाइप्स। वेल, सिस्टम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज अलाउज यू टू स्पेसिफाई हाउ मच मेमोरी यू वांट टू यूज टू रिप्रेजेंट योर डेटा। तो इसका मतलब क्या है, आइए देखते हैं। जैसा कि तुम्हें पता ही होगा, जो कंप्यूटर की दुनिया में जो सारी इंफॉर्मेशन स्टोर की जाती है वो एज ए सीक्वेंस ऑफ बिट्स स्टोर की जाती है, और उसमें हर बिट की वैल्यू या तो फिर 0 हो सकती है या फिर 1। बाइनरी में डेटा रिप्रेजेंटेशन का आइडिया यही है कि सीक्वेंस में जितने भी बिट्स हैं उनके पॉसिबल कॉम्बिनेशन बना लो और फिर हर कॉम्बिनेशन को एक पर्टिकुलर वैल्यू से मैप कर दो। जैसे अगर मैं मान लूँ मेरे पास 2 बिट लॉन्ग सीक्वेंस है और इससे मुझे नंबर्स को मैप करना है, तो 2 बिट लॉन्ग सीक्वेंस के 4 पॉसिबल कॉम्बिनेशंस हैं और उनको मैं मैप कर सकता हूँ 4 डिफरेंट वैल्यूज़ से, लेट्स से 0 1 2 3। लेकिन यहाँ कॉम्बिनेशंस ख़त्म हो गए और मैं नंबर 4 को किसी से भी मैप नहीं कर पाया। इसको सॉल्व करने के लिए मैं जो सीक्वेंस की लेंथ है उसको इंक्रीज़ कर सकता हूँ, और अभी जो सीक्वेंस है 8 डिफरेंट वैल्यूज़ को रिप्रेजेंट कर सकता है। और अगर वो भी एनफ नहीं है तो और बढ़ा दो। तब तक बढ़ाते रहो जब तक तुम्हारा जो डिज़ायर्ड वैल्यू है वो रिप्रेजेंट करने के लिए कॉम्बिनेशन ना बन जाए। लेकिन ये याद रखना कि हर बिट की सिर्फ 2 वैल्यू हो सकती हैं, या तो 0 या फिर 1। और हर बार जैसे ही हम एक एडिशनल बिट ऐड करेंगे सीक्वेंस में, तो जो रेंज है कॉम्बिनेशंस का वो डबल हो जाता है। लेकिन ये सब इम्पोर्टेंट क्यों है हमारे लिए? जब हम कोई भी प्रोग्राम रन करते हैं तो उसके जो वेरिएबल्स हैं वो कहीं मेमोरी में जाके स्टोर होते हैं, लेकिन मेमोरी लिमिटेड है। तो ये टाइप और साइज़ हमें सुपर पावर देता है कंपाइलर को बताने के लिए एडवांस में कि हमारा प्रोग्राम इतनी मेमोरी यूज़ करने वाला है। कंप्यूटर्स जो होते हैं वो इंडिविजुअल बिट्स पे ऑपरेट नहीं करते, वो ऑपरेट करते हैं ग्रुप ऑफ 8 बिट्स पे, जिसको हम बाइट भी बोलते हैं। इसका मतलब ये है कि हमें मिनिमम 8 बिट्स चाहिए किसी भी चीज़ को रिप्रेजेंट करने के लिए। तभी अगर आपने नोटिस किया हो, हमें 8, 16, 32, 64 बिट्स नंबर सुनने को मिलते हैं, ना कि कोई अनकन्वेंशनल लाइक 3 बिट्स। आइए एक एग्जांपल देख लेते हैं कि वेरिएबल के साइज़ की क्या इम्पोर्टेंस है। लेट्स से कि हमें अपने एक प्रोग्राम में पर्सन की एज को रिप्रेजेंट करना है और हमने डिसाइड किया है दैट वी विल गो फॉर 64 बिट अनसाइंड इंटीजर, जो कि हमारा 8 बाइट्स की मेमोरी लेगा। जैसा कि आप देख सकते हैं 64 बिट लॉन्ग सीक्वेंस इज़ मोर देन एनफ टू रिप्रेजेंट एन एज जिसकी वैल्यू 100 से ज़्यादा किसी रेयर ओकेजन में ही जाती है। लेकिन अगर आपको याद है, एक बाइट में 8 बिट्स होती हैं जो कि 256 डिफरेंट वैल्यूज़ को रिप्रेजेंट कर सकती हैं। तो हमने जो एज के लिए 8 बाइट्स ली हैं उसमें से हम 7 बाइट्स तो कभी यूज़ ही नहीं कर पाएंगे। तो जो मेमोरी रीजन यूज़ ही नहीं हो रहा उसको हम वेस्ट कर रहे हैं, तो इस केस में हमें 8 बिट अनसाइंड इंटीजर ही काफ़ी है। इन स्क्रिप्टिंग लैंग्वेजेस इन चीज़ों से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अगर तुमने कोई वेरिएबल क्रिएट कर दिया, अब इंटरप्रेटर की जिम्मेदारी है
ये डिसाइड करना कि उस वेरिएबल को कितना स्पेस चाहिए मेमोरी में। तो इस केस में आप हमेशा मेमोरी को वेस्ट करने वाले हो, बिकॉज इंटरप्रेटर इज़ क्लूलेस अबाउट साइज ऑफ योर डेटा। अभी अगर हम बात कर रहे हैं एक सिंगल वेरिएबल की जिसमें 7 अनयूज्ड बाइट्स हैं, ज़्यादा नहीं लग रहा है, बिकॉज आजकल के जो मॉडर्न कंप्यूटर्स हैं उनकी रैम गीगाबाइट्स में है। बट व्हाट इफ़ वी आर यूजिंग थाउजेंड्स ऑफ एजेस, उस केस में हमारा बहुत सारा स्पेस वेस्ट होने वाला है मेमोरी में। इन जावास्क्रिप्ट यू कैन डू समथिंग लाइक दिस। क्या तुम कोड देख के बता सकते हो कि इसका रिजल्ट इंटीजर रहेगा या फिर फ्लोटिंग पॉइंट वैल्यू? आई मीन जस्ट बाय लुकिंग एट दिस कोड, could you tell if the interpreter is round off the floating value and then perform the operation, or it will convert the integer into floating value and then perform the operation? अगर तुमने जावास्क्रिप्ट काफ़ी यूज़ की है तो you might know the answer and that is great. What is not great though, that your answer comes from your experience or some documentation hidden somewhere on the internet, and not by any sort of information that this code is providing. रस्ट में तुम ऐसा कुछ नहीं कर सकते, वहाँ पे तुम्हें एक्सप्लिसिटली एक्सप्रेस करना पड़ेगा कि तुम अचीव क्या करना चाहते हो। एंड दिस टेक्स अस टू आवर नेक्स्ट टॉपिक ऑफ दिस वीडियो, परफॉर्मेंस। स्क्रिप्टिंग लैंग्वेजेस में जब इंटरप्रेटर किसी वेरिएबल को मेमोरी असाइन करता है और बाद में जब उसको उन वेरिएबल्स की ज़रूरत पड़ती है, तो उसे कैसे पता चलता है कि उनका टाइप क्या है? बिकॉज़ कंप्यूटर्स के अंदर तो सब जीरोज़ एंड वंस के साथ रिप्रेजेंट किया जाता है। तो अगर बाद में किसी दो वेरिएबल्स को हम ऐड कर रहे हैं, तो इंटरप्रेटर को क्या पता कि ये दोनों वेरिएबल्स नंबर हैं या फिर स्ट्रिंग हैं। इसको सॉल्व करने के काफ़ी तरीके हैं, लेकिन जो सबसे इजी तरीका है वो है कि हम कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन अटैच कर दें वैल्यू के साथ, तो बाद में कभी इंटरप्रेटर को उन वैल्यूज़ की ज़रूरत पड़े तो वो एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन पढ़ के डिसाइड कर पाए, तो उसको न्यूमेरिक वैल्यूज़ के केस में अर्थमेटिक ऑपरेशन करना है या फिर कनकैटिनेशन करना है स्ट्रिंग के केस में। कुछ अच्छे डायनेमिक सिस्टम्स इस इंफॉर्मेशन को यूज़ करके रन टाइम पे भी एरर थ्रो करते हैं। For instance, if you are trying to add string with a number, it can throw an error, as Python does. लेकिन कुछ बैड लैंग्वेजेस आपको कुछ नहीं बताएंगी और इम्प्लिसिटली कन्वर्ट कर देंगी वन ऑफ द वैल्यूज़ को, और जो भी पॉसिबल ऑपरेशन होगा उसको परफॉर्म कर देंगी। एनीवेज, मैं आपको यहाँ क्या बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि ये सब मैजिकली नहीं होता है। सबसे पहले तो इन टैग्स को एक्स्ट्रा स्पेस चाहिए मेमोरी में, और मैं यहाँ आपको लिमिटेड स्क्रीन साइज़ की वजह से दिखा रहा हूँ कि जो ये टैग्स हैं वो 1 बाइट ही लेते हैं, बट इन रियल लाइफ दे रिक्वायर सेवरल बाइट्स। अभी तुम पहले ही एक्स्ट्रा स्पेस ले रहे हो वेरिएबल्स के लिए, और फिर हमें इन टैग्स के लिए भी एक्स्ट्रा स्पेस चाहिए मेमोरी में। दूसरी प्रॉब्लम ये है कि जो ये अप्रोच है ये काफ़ी ओवरहेड डालती है सिंपल अर्थमेटिक ऑपरेशंस पे भी, और जो ऑपरेशंस हैं जो कि डेटा मैनिपुलेट करते हैं उन पे भी। इन टैग्स को इनिशियलाइज करना पड़ेगा, दैट टेक्स टाइम। फिर इनको रीड करना पड़ेगा, दैट ऑल्सो टेक्स टाइम। एंड फिर इनको रन टाइम पे कंपेयर करना और राइट करना पड़ेगा, विच विल ऑल्सो टेक टाइम। तो ये सब टैग्स CPU का टाइम लेंगे। तो इसका मतलब ये है कि इंटरप्रेटर ये सब एक्स्ट्रा स्टेप्स करने में लगा है, ना कि आपका कोड एग्जीक्यूट करने में उस टाइम के दौरान। On the other hand, when you are required to provide specific type and size of variables in your code, तो कंपाइलर इस इंफॉर्मेशन को यूज़ करके एमिट करता है एक वेरी एफिशिएंट मशीन कोड। And in this case, for example, the compiler knows that these two variables are going to be stored somewhere in the memory at runtime are 32-bit numbers. तो वो मशीन कोड एमिट करेगा जो इन दोनों वैल्यूज़ को फैच करके एडिशन परफॉर्म करेगा, और जो रिजल्ट आएगा उसको मेमोरी में स्टोर कर लेगा। एंड दैट्स इट, नो एक्स्ट्रा मेमोरी यूज्ड, नो एक्स्ट्रा वैलिडेशंस। All of this because you provided that information at compile time. And that's one of the main reason why statically typed languages are faster than dynamically typed language, even though those are not system programming language. अब तुम्हें पता लग गया why size of your variable matters. Finally, consider that size of primitive values
is known at compile time. That means the size of more complex values is also known at compile time. So everything you just watched till now applies to your custom data types also, except you don't always need fixed size types. For instance, consider this scenario. यहाँ पर compiler code reject कर देगा because हमें array का size नहीं पता है. यहाँ solution है कि मैं array का size specify कर दूं, लेकिन जब भी फिर हम ऐसे variables को initialize करेंगे तो हमें उतने ही array के elements provide करने पड़ेंगे. In this case 2. नहीं तो compiler complain करेगा. लेकिन कुछ ऐसे भी situations आती हैं जहाँ मुझे array का size ही नहीं पता, या फिर हमें intentionally array का size vary करना है at run time. The solution to this is to use a special memory region where your array can grow and shrink dynamically, and instead of holding the array itself, your custom data type holds the reference to the memory region where that array is located, plus other information like size of the array, so we know how big the region is. We'll see the reason behind this limitation in our next video, which is going to be on stack. So please subscribe for more videos like this. Also press the like button if you learned something or enjoyed watching this video. See you in the next.